नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमेशा की तरह द वर्ल्ड दिस वीक में मैं कमांडर चक्रपाणी या चैक्स एक बार फिर उपस्थित हूं डिकोडिंग 24x7 और चैक्स सिंप्लीफाइज के सौजन्य से। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा स्वागत है आपका। धन्यवाद चैक्स, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और दुनिया में भी काफी आतिशबाजी और पटाखे हो रहे हैं हमारे बर्थडे में, तो ये बड़ी खुशी की बात है। सेइंग इट लाइटली। अब देखते हैं अभी और क्या हो रखा है दुनिया में। इंटरेस्टिंग टाइम्स चल रहे हैं एंड देखते हैं कब तक चलता है। बिल्कुल, और आतिशबाजी में आतिशबाजी, वो भी पानी के अंदर से, टॉर्पेडो अटैक। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहां तक मुझे याद पड़ता है, 2 ही बार ऐसा हुआ है जबकि एक सबमरीन ने एक जहाज के ऊपर टॉर्पेडो मारा है। एक था 1971 में जब हमारे कुकरी को मारा गया था पीएनएस गाजी से, और दूसरा था जनरल बेलगार्नो को मारा था ब्रिटेन के पनडुब्बी ने। इन दोनों के बाद तकरीबन 30-40 साल के बाद एक बार फिर से एक जहाज ने, एक बार जहाज जो है ईरानी जहाज था देना, और पनडुब्बी थी अमेरिकन पनडुब्बी, जिसने एक मार्क 48 टॉर्पेडो के साथ उस जहाज को डुबो दिया। इसके ऊपर बहुत हल्ला मचा है, हिंदुस्तान के अंदर भी बाहर भी, और कई लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के लिए है ना, हमारे नाक के सामने हमारी नाक कट रही है, ये है वो है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा था जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, और हिंदुस्तान को इसमें ऐसे वक्त पे जो अपोजिशन ने एक स्टांस लिया है, वो भी आगे जाके बताता हूँ कैसे गलत है। ये शोभा नहीं देता है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल, लोकल पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक इंडियन पॉलिटिक्स की एवज में सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये किया गया है। जबकि ऐसे वक्त में आप देखिए, इवन इजराइल का अपोजिशन, जहां के भी अपोजिशन है, वो अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए। ये एक मेरे को तो बहुत दुखद नैरेटिव या फिर एक स्टैंस दिखा है अपोजिशन का, इसमें सरकार को क्वेश्चन करना। देखिए, ठीक है, फ्लीट रिव्यू था, फ्लीट रिव्यू था, 3 शिप्स आए ईरान से, हमारे हिस्सा लिया उन्होंने, और आने के बाद तीनों जो थे अलग अलग टाइम पे अपने देश के लिए निकल गए थे, और हमारे जो 12 नॉटिकल माइल्स की लिमिट है उसके बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में थे। उनमें से एक शिप को जो कुछ प्रॉब्लम थी, या हो सकता है तीनों ने ईरान से बात की और उन्हें बोला तुम दोनों रुक जाओ और एक को आने दो, जैसा भी रहा होगा। जब कोचिन के पास एक शिप था, उसने बोला कि भैया मेरे को आना है, 28 तारीख को बोला इंडियन ने, ठीक है आप अंदर आ जाओ और बैठ जाओ। तब तक जो दूसरा जो शिप था वो कोलंबो के भी नीचे पूरा श्रीलंका को पार करके गॉल की तरफ को गया था, और वहां पे उसने रिक्वेस्ट किया था श्रीलंकन नेवी से या उनकी अथॉरिटी से कि मेरे को अंदर आने दिया जाए, क्योंकि शायद सेफ्टी नहीं या जो भी उसका रीजन था। और जब उसने इंजन ट्रबल का बहाना बनाया। हाँ, जो भी करा, उसको कुछ अपने ईरान से उसका कम्युनिकेशन रहा होगा, उसकी जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस आए होंगे कि आप जो भी नए न्यूट्रल कंट्री के पोर्ट में जाके डॉक कर लीजिए, क्योंकि उनके पास वो इंडिया को छोड़ के श्रीलंका को पूरा पार करके नीचे से घूम के जब गॉल की तरफ को आया, ये ध्यान रखिए कि वो हमारा श्रीलंका और श्रीलंका के भी पार उस वाले इलाके में वहां पे आके वो श्रीलंका से परमिशन मांग रहा था, और जब परमिशन जब तक श्रीलंका देता नहीं देता, दिल्ली दिल्ली भी उतनी देर में उसको टारगेट कर दिया। ये फैक्ट्स है। इन फैक्ट में जो इंडिया में हल्ला गुल्ला हुआ है उसका कोई मायने नहीं है। जिसने हमसे मांगी शरण, हमने उसको एकदम दे दी प्रोटेक्शन और शरण। जो हमारे वहां से निकल के दूसरे देश को पार करके उसके दूसरे छोर पे उनसे परमिशन मांग रहा था, और उस बीच में हादसा हो गया है। एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरा ये है कि क्या हमारे देश के या इंडियन ओशन को हम अपना बैकयार्ड बोलते हैं, तो क्या वहां पे आके अमेरिका ने उसको मार के हमको इंसल्ट किया है? मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। अमेरिका में भी जो सोच विचार हुआ था, उसने ये 2nd 3rd डिग्री जो उसके इफेक्ट्स हैं उस पर बात नहीं की होगी।
ईरान से उनकी लड़ाई है, उनका एक कॉम्बैटेंट फोर्स शिप वहां से ट्रांजिट कर रहा था और उनकी नेवी के कल वो बता रहे कि 40 शिप तो हमने उनको डुबा दिए हैं, तो 40 में से एक ये भी था। जब एक दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, बेलिजरेंट्स हैं, तो वो तो अपने जो मिलिट्री एसेट्स है, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, उसको जाके वो डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, इतनी दूर श्रीलंका के पास आने से अच्छा हो सकता था अमेरिका अपने बेड़े के पास उसको आने देता, ट्रैक करता, फिर कर सकता। वो उसकी सोच है और उसकी पसंद है, लेकिन श्रीलंका बिल्कुल के पास उसको करना, वो इंडिया के लिए कोई मैसेजिंग अमेरिका नहीं कर रहा है, बल्कि श्रीलंका की वहां पे नेवल पोर्ट वगैरह हम्बनटोटा और इधर पे जो है, वहां पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को प्रॉब्लम किससे होती है? जो चाइना की चीन से। रेगुलर स्पाई शिप्स आते हैं और उनके वो आते हैं, और वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है श्रीलंका के पोर्ट्स को। अगर वहां पे उसको मारा है तो ये श्रीलंका और चाइना के लिए मैसेज था कि भाई साहब आप यहाँ पे सेफ नहीं हो, इंडियन ओशन में जो है हम क्वाड के एक पार्टनर हैं, वो भी क्वाड का पार्टनर है, तो ये इलाका जो है इसमें आप इस इम्प्यूनिटी से लोग नहीं घूम सकते और यहाँ पे हमारी ताकत है। ये मैं इसको ऐसे देखता हूँ। पर जो लोग ये बोलते हैं कि अमेरिका ने ये हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए क्या है, वो इससे घटिया सोच नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पूरा कार्य हुआ है श्रीलंका के बीच में और वो इंटरनेशनल वाटर्स के बीच में हुआ है। उसी देश के जिस शिप ने हमसे शरण मांगी है, हमने अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से उसको अंदर आके शरण दिया, और आज भी वो लोग हमारे मेहमान सेफ है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, जो आप कहते हैं कि इंडियन ओशन हमारा बैकयार्ड है, पिछले 50 साल से अमेरिका का बेस डिएगो गार्सिया में रहा है, ये आज का बेस नहीं है। इसी तरह से फ्रांस के भी बेसिस हैं, यूके के भी बेसिस हैं, चीन के भी बेसिस हैं। चीन ने को तो बहुत फेमस है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडियन ओशन में ही तो वो कर रहा है हमारे खिलाफ, राइट। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, और ये कहना कि हमारा बैकयार्ड में कैसे आ गया, हमने क्या किया, ये एक महज गलतफहमियां है। और आपने बिल्कुल सही आंका है, ये पॉलिटिकल कहानियां हैं, लेकिन पॉलिटिक्स तो एक और भी हो चल रही है। देखिए, ईरान और इजराइल की लड़ाई, उसमें यूएस भी है, खाड़ी के देश भी हैं। सडनली पेशकियां, जो प्रेसिडेंट है ईरान के, वो एक अनाउंसमेंट करते हैं टीवी के ऊपर, और वो कहते हैं कि हम खाड़ी के देशों से माफी मांगते हैं कि हमने आपके ऊपर अटैक किया, ये हम नहीं चाहते थे कि आपको डैमेज पहुंचे, लेकिन क्या करते, छोटा शैतान और बड़ा शैतान वहां पे थे, और हमने उनके बेसिस के ऊपर मारा है। इसके बाद हम नहीं मारेंगे जब तक कि हमारे ऊपर आपकी तरफ से हमला नहीं होगा। इन्होंने ये स्टेटमेंट किया, लेकिन मिनटों में ही दुबई में आतिशबाजी, आपका बर्थडे मनाना ही था उन लोगों को, तो उन्होंने वहां भी आतिशबाजी की, कुवैत के ऊपर भी की, और भी आतिशबाजियां हुई हैं। आप ये प्रेसिडेंट पेशकियां का जो स्टेटमेंट है उसको कैसे आंकते हैं? क्या ये एक तरीके से ईरान दिखा रहा है या कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं पीस आ जाए, कहीं समझौता हो जाए और अखाड़ी के देश अब मान लें उसकी बात और कहें चलो ठीक है, हम अभी पीस पे की तरफ आगे बढ़ते हैं? क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, इसको मैं दो चीजें देखता हूँ। एक तो ये है कि टॉप लीडरशिप की थिंकिंग में एक रिफ्ट है, दो किस्म की थिंकिंग है, और दूसरा ये भी है कि क्योंकि टॉप लीडरशिप पूरी गायब हो चुकी है, तो इसलिए जो नीचे के बचे हुए कमांडर्स हैं या पावर्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली भी एक्ट कर रहे हैं, और कोई एक सेंट्रलाइज जो एक मेच्योर्ड पार्लियामेंट होता है, काउंसिल होता है, गवर्निंग काउंसिल, वो गाइडेंस और वो मेच्योरिटी स्टेट क्राफ्ट की कहीं मिसिंग दिख रही है। तीसरी बात यह है, पेशकिया जो है, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, काफी रेडिकल इनके रिफॉर्मिस्ट व्यूज थे, उसकी वजह से इनको ये आए थे ऊपर। और प्रेसिडेंट जो है वहां पे उसकी वो औधा या पावर नहीं है जो कि बाकी देशों में होता है। ये किसी भी डिसीजन मेकिंग में इसको आउट कर रखा था पेशकिया को। वो गाइडिंग काउंसिल और सुप्रीम लीडर जो थे वो आपस में ही खुद आईआरजीसी जो थी वो इसके अंदर नहीं आती थी, आर्मी प्रेसिडेंट के अंदर नहीं आती थी, सुप्रीम कमांडर नहीं है। तो
ये एक मॉडर्न लुकिंग रिफॉर्मिस्ट एजेंडा से आया हुआ प्रेसिडेंट था जिसको साइडलाइन किया गया था। जो टारगेटिंग भी है उसमें अब लकी था या फिर अमेरिका का था, सब मर गए लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं मारा गया, उसको टारगेट नहीं किया गया। मतलब एक मॉडरेट व्यू वाले बंदे को छोड़ रखा था फॉर फ्यूचर आई सपोज नेगोशिएशंस। तीसरी बात यह है कि 31 प्रोविंस में इन्होंने जो ईरान ने पहले से जो प्लानिंग कर रखी थी कि अगर टॉप लीडरशिप हमास की तरह उड़ जाए हो जाए, नहीं मिलता है, कम्युनिकेशन न होने, तो शायद जो रीजनल कमांडर्स हैं प्रोविंसेस में उनमें पॉलिटिकल और मिलिट्री कमांडर्स को इन्होंने छूट दे रखी थी कि आप अपनी तरफ से एक्शन करें। उसमें जैसे ही ये लड़ाई छिड़ी है तो इन लोगों ने पहले एज पर प्लान जो मिलिट्री बेसिस यूएस के थे, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के रेडार्स थे, जो उनके शिप्स थे, ये मिलिट्री बेसिस पे अच्छी तरह से उन्होंने शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमले किए और एक जो यूएस की सुरक्षा कवच की गारंटी थी उसको भेद के उन्होंने थोड़ा सा एम्बेरस किया है यूनाइटेड स्टेट्स को। पर उसके साथ ही उन्होंने या तो ये सोचा साचा था या फिर अनसोचा था। उन्होंने खींच जो है वो आपके अरब स्टेट्स पे भी निकाली और दुबई जैसी न्यूट्रल कंट्री जो उसकी फाइनेंशियल कैपिटल कह सकते हैं उसको, जिसमें कि पूरा गारंटीड था सेफ्टी, उसको उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दहलाने वाले काम किए हैं। तो क्या ये टॉप लीडरशिप ने किए हैं क्या ये, या फिर कोई जो रेडिकल रेबल ग्रुप्स है जो उनमें से जो चाहते हैं कि और ज्यादा ये चले, उन लोगों ने उनके कंट्रोल में अभी डिसेंट्रलाइज कंट्रोल चल रहा है। तो हो सकता है पेशकियां कुछ और बोले और ये लोग कुछ और बोले, लेकिन ऊपर के तौर पे अब ये समझ में आ रहा है इनको कि अमेरिका तो जो भी करेगा, इजराइल जो भी करेगा, अगर हम अरब कंट्रीज को ऐसे ही मारते रहे तो ये इजराइल की तरफ ज्यादा जाएंगे। और बात तो ये भी हो रही थी कि सऊदी वगैरह फौज इकट्ठा कर रहे हैं चढ़ाई करने के लिए ईरान के ऊपर। तो ये वाली सिचुएशन वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम उम्मा जो है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, चाहे वो शिया ईरान हो चाहे सुन्नी अरब देश हो, इनके बीच में एक रिफ्ट अगर जाएगा तो ये बहुत सालों तक, वैसे भी जो नुकसान किया है इसकी भरपाई या इसका जो ट्रस्ट दोबारा ईरान और अरब स्टेट्स, शिया और सुन्नी स्टेट्स के बीच में होगा, वो बहुत साल लगेंगे। लेकिन ये जिस हिसाब से अटैक चल रहे हैं, मेरे को लगता है पेशकिया और कुछ मॉडरेट्स वो तो चाह रहे हैं कि इसको पैचअप करो और मुस्लिम यूनिटी को कायम रखो ये रीजन में। लेकिन कुछ ऐसे कट्टर ईरानी सोच वाले हैं ये शिया, जो कि वो अभी चालू रखेंगे ये अबू धाबी और बाकी जगह में सिविलियन एरियाज में और होटल्स और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में बमबारी करने की। और ये जो है मेरे ख्याल से पेशकश चलती रहेगी जब तक कि कोई एक दोबारा कमांड एंड कंट्रोल ईरान के ऊपर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं आ सकती है। और ये देखेंगे आगे कैसे होता है, क्योंकि कल उन्होंने बोला और उसके एकदम बाद ही मिसाइलें आ गई। मतलब वो जो बोल रहे हैं या तो वो कंट्रोल में नहीं है या जो लोग नीचे हैं वो उनकी बातों से सहमत नहीं है, IRGC खासकर। जी देखिए, सही कह रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प है ना, मतलब निकालना चाहिए। विजय किसको मानेंगे भाई? सक्सेस का की परिभाषा क्या है? जहां तक इजराइल और अमेरिका की बात है, वहां पे तो सक्सेस का मतलब है ईरान के न्यूक्लियर वेपन खत्म, ईरान के मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म, ईरान में सत्ता पलट हो जाए और एक ऐसा व्यक्ति वहां पे आए जो अगर इजराइल और अमेरिका के फेवर में ना हो, कम से कम न्यूट्रल हो। राइट? ईरान के लिए सक्सेस का मतलब है कि मैं कल लड़ पाऊं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मरते हैं, कितने ज्यादा मरते हैं, कहां मरते हैं। और जो उनका शिया कट्टरवाद है, जो कट्टरवादी हैं शिया, वो तो ये उनका वही कहते हैं कि भाई बलिदान और हम तो जन्नत में पहुंचेंगे, सैक्रिफाइस एंड मार्टियरडम, इसके ऊपर वो चलते हैं। तो ये अगर आप परिभाषा लेके चलते हैं तो इसमें मतलब जो है बहुत अलग अलग निकलता है दोनों बेलिजरेंट्स के बीच में। इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है सुन्नी अरब देश, जो खाड़ी के देश हैं। यहाँ पे पिछले 30, 40, 50 साल से आराम की जिंदगी काटते रहे, कोई वॉर्स नहीं देखी। आप बेसिकली देखा जाए तो मोर और लेस
आप कह सकते हैं कट्टरवाद से जरा सा कम हो गए हैं, जरा सा अलग हट रहे हैं, हटे नहीं है, हट रहे हैं, और थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं। उधर ईरान के लोग जो हैं वो तो वैसे ही, जैसे हिंदी में कहते हैं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, इतने पिटे हुए हैं, इतनी बुरी हालत में है, चाहे उनको खाना मिले या ना मिले, उनका तो एक ही मकसद है, लड़ते रहेंगे। तो इस माहौल में, इस हालात में, आपने ईरान के अंदर इंटरनेट सर्विसेज बंद है मोर और लेस। ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे थे वो नंबर में कम हुए हैं लेकिन क्वालिटी में बढ़ गए हैं, क्योंकि अब उन्होंने जो अपनी टॉप रंग मिसाइल्स थी, खुर्रमशहर 4 वगैरह, वो अब निकालनी शुरू की हैं। पहले तो वो चीप मिसाइल्स, पुरानी मिसाइल्स, उससे अटैक कर रहे थे। ये एक बड़ी दिलचस्प रणनीति दिखा रहे हैं कि इनिशियली उन्होंने, ईरान ने क्या किया कि अमेरिका और इजराइल को अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स को खत्म करने का मौका दिया। वो खत्म जैसे होने लगे, अब उन्होंने अपने टॉप चीजें निकालनी शुरू की हैं। क्या ये आप इस रणनीति का के बारे में आप क्या बोलेंगे, और बेसिकली आपको क्या लगता है ईरान कब तक ये कंटिन्यू कर सकता है? क्या ये लड़ाई कुछ दिन की है, कुछ हफ्तों की है, कुछ महीनों की है, या साल भी लग सकते हैं? देखिए, इसमें पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। जहां तक कि ईरान का सवाल है, ईरान हमारे बराबर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। कितने उसने इसके इतिहास में देखो तो बड़ी बड़ी किंगडम्स थी, उनकी पीछे उनकी एफ्लुएंस, काफी समृद्ध देश होता था, हर किस्म से, पैसे के किस्म से, ट्रेड के किस्म से, या फिर आप बोलिए नॉलेज बेस, आर्किटेक्चर, आर्ट। तो वो एक सिविलाइज्ड हाई लेवल की सोसाइटी रही है। जबकि आप खाड़ी के पार चले जाइए, जो अरब देश है, वो 50 साल पहले तक ऊंट पे घूमते थे, और उनका कुछ जो था, कुछ ना पैसा था ना उनकी कोई ओहदा था इंटरनेशनल उसमें। तो ये जो थे पर्शियंस, हमेशा अरब्स को जो थे वो एक डाउन नीचे ट्रॉडन देखते थे। बोलेंगे, या हाँ, हाँ, इलिटरेट, अनपढ़, जिसको जाहिल बोलते हैं लोग, जाहिल किस्म की एक वो कौम को मानते थे। और वो थॉट प्रोसेस अभी 2 जनरेशन में जाएगी नहीं, और इनको भी पता है अरब को कि ये जो तेज हमेशा रहेगा नहीं। तो इनका जो ट्रांजिशन हुआ है उस वाली लाइफ से, ये गोल्डन गोल्डन सब चीजें और मर्सिडीज में घूमने की अरब्स की, ये उनको बिल्कुल एक लाला लैंड में ले गया। और वो ना लड़ाई करने के काबिल है आज की तारीख में, ना काम करने के काबिल है। वो बस अल्लाह ने जो दे दिया उतनी उसको रहमत से वो खुश है। वो एक कंट्री, एक कल्चर, एक फाइटिंग फोर्स, कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वो कुछ नहीं है उनके पास। जबकि पर्शिया के पास, अब जैसे एक तो ये आउटलुक है, और दूसरा जो है, पर्शिया को उन्होंने, जो अमेरिका ने आका था ईरान को, वो शायद गलती कर गए कि इतनी पुरानी सभ्यता, उसको बहुत कुछ है। एक तो दूसरा, आपने जैसे बोला, क्या ये लोग तो कहते हैं ना कि हम जो है, हम मौत के पीछे भागते हैं, मौत हमारे पीछे नहीं भागती, हम तो शहादत के लिए खुद भागते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़े हमारे लिए करबला का वो है, रिवेंज है, कि हम भी अपनी शहादत देंगे। तो जो ये मेंटेलिटी लेके जो सिविलाइजेशन चल रही है, और जो एक आइडियोलॉजी चल रही है, और उसमें रेडिकलाइजेशन भी हो रखा है, और इतने सालों से उसको अगर प्रताड़ित किया गया है उसके सैंक्शंस के उसमें, तो एक नेशनलिज्म की उनको बहुत बड़ी ताकत आ गई। और जब से ये उन्होंने एक स्कूल पे मारा जिसमें 150 से 160 बच्चियां मरी थी, हाँ, स्टार्ट ऑफ द वॉर, तब से देश में था क्या, देखिए, अयोतुल्ला के रजीम ने सबको बुर्का पहना दिया था, लेकिन खाना, पानी, पेट्रोल, ये सब अश्योर्ड था। लोगों को, जनता को कमी किसी चीज की नहीं थी, जैसा कि बाकी जगह होता है। और लोग जो थे वो नाखुश थे रजीम से, पर एज अ कंट्री वो इतने नाखुश नहीं थे। और आज वो, मेरे ख्याल से, जितना जो वो कर रहे हैं, मार, अभी जो उनको मार पड़ रही है ईरान को, इजराइल और उससे, वो थोड़े से जो फेंस सिटर भी थे अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, अगेंस्ट अयतुल्ला, आज वो ईरान और पर्शिया के नाम पे आपस में जुड़ रहे हैं। शायद कुछ परसेंट, 10%, 15% वो अजरबैजान की तरफ, कुछ कुर्द, और इधर पे बलूच जो है, वो भी जो है अपनी सुन्नी आइडेंटिटी को लेके शायद अलग है। लेकिन बाकी का बाकी ईरान जो है वो पूरा इकट्ठा हो गया है इसकी वजह से। और अभी जो आप बता रहे हैं, जो उन्होंने पहले अपनी, उन्होंने बोला था हम कि 3rd क्लास मिसाइलें मार रहे हैं,
थर्ड क्लास मिसाइल मार के उन्होंने पूरी जो गल्फ में जितना भी स्टॉक था अमेरिका और इसराइल का, पैट्रियट और बाकी इंटरसेप्टर्स का, वो भी एक कहानी है कि आप 2 मिलियन की एक मिसाइल 50,000 के शाहिद ड्रोन को डाउन कर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन ने, कल जेलेंस्की ने बोला है कि मेरे पास एंटी ड्रोन $5,000 का एक वेपन है। ड्रोन मैंने बनाया, आप ये ले लो। वो भी कूद रहा है इसमें अपने पैसे कमाने के चक्कर में, पर इसराइल ने बोल दिया मेरे पास $5 वाले एंटी ड्रोन सिस्टम है, आपसे मेरे को लेने की जरूरत नहीं है। खैर एनीवे, और जो ईरान है, ये सोच के कि उसकी मिसाइल खत्म हो गई है, मैं भी नहीं मानता हूँ। उसने इतने बड़े कंट्री में डिस्पर्स करके जो छुपा रखे हैं, और अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएंगी, वो चाहे दिन में 10 भी मारे, हर मिसाइल के ऊपर अगर 4 या 5 इंटरसेप्टर भी लगते हैं, तो 10 मिसाइलें जब पहुंचती हैं तो 50 इंटरसेप्टर रोज उसके खत्म होंगे। और ये उनकी रिप्लेनिशमेंट जो है, अभी शुरू में जो उनकी खर्च हुई है, उसको पूर्ति करने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए जापान से लेके साउथ कोरिया से लेके सब जगह से जो उनके पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मिसाइल्स हैं, और जर्मनी इधर नेटो कंट्रीज से लेके वो लाई जा रही हैं इस थिएटर में, अपने को बचाने के लिए, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल से आप ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है। अब ये वाली हालत आ गई है कि ये जो लड़ाई है, क्या ईरान की मिसाइलें ज्यादा दिन तक चल पाएंगी, या क्या यहाँ पे इंटरसेप्टर पैट्रियट सिस्टम वगैरह वो ज्यादा दिन तक चल पाएंगे। इनकी गाइडेंस का भी एक प्रॉब्लम है। 2 जगह बहरीन में और अभी जॉर्डन में कल जो रेडार्स को ठोका है इन्होंने, वो बहुत महंगे और बहुत ही कीमती रडार है, जो एंटी बैलिस्टिक बिल्कुल मिसाइल का रोल कर रहे बिल्कुल, वो थे। थार तो उनका थार डिफेंस सिस्टम का जो मेन रेडार है हाँ, वो चला, वो निकाल दिया है, और एक पेट्रियट मिसाइल बैटरी के जो रेडार्स हैं वो निकाल दिए वो हैं। निकाल इस दिए हैं वजह से गैप्स बन गए हैं उनके एयर डिफेंस में, एयर और डिफेंस ये में। गैप का फायदा उठा रहा है ईरान, और उसको टारगेटिंग मिल रहा है चीन से। देखिए, चीन की यहाँ पे भूमिका बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने सबसे अहम स्टेटमेंट या सबसे कड़ा स्टेटमेंट अगर दिया है तो उन्होंने कहा हम कड़ी निंदा करते हैं, हम कंडेम करते हैं ये सब, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कहा। लेकिन चुपके चुपके से वो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, चीन भी दे रहा है, यहां तक कि सुनने को आया है रशिया भी दे रहा है। तो अब जैसा मैं कह रहा था, चीन की भूमिका बड़ी दिलचस्प है इसमें। चीन एक तरफ से उलझा हुआ है अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, एक्सपोर्ट्स हो नहीं रहे हैं, और लोग नाखुश हैं आमतौर पे। दूसरी तरफ उसको मौका दिख रहा है कि अमेरिका अपने अगर वहां पे हथियार खाली करेगा, ताइवान, जापान, फिलीपींस, उस एरिया में, तो उसे मौका मिल जाएगा ताइवान के ऊपर अटैक करने का। यहां पे अमेरिका जो है अपनी तरफ में उसके जो मिसाइल के इंटरसेप्टर खास करके जो भंडार थे वो लगातार डिप्लीट होते जा रहे हैं। हमने वैसे ही बता रखा है आपने और मैंने कि थर्ड मिसाइल डिफेंस का मेन रेडार वो डिस्ट्रॉय हो गया है। एक पेट्रियट डिफेंस बैटरी की पेट्रियट बैटरी का कुछ ना इंपॉर्टेंट रेडार्स गए हैं जिसमें एक गैप्स मिलने लगे हैं ईरान को अपनी मिसाइल्स दागने के। जो इमाद और खुर्रमशाह जैसी मिसाइल्स, और शायद आगे चल के और भी घातक हाइपोसोनिक मिसाइल्स अगर ईरान मारना शुरू करता है, और अमेरिका और इजराइल के पास उतने इंटरसेप्टर्स ना हो या वो नहीं इंटरसेप्ट कर पाए, जैसे कि एविडेंस मिल रहा है कि इजराइल में जो पहले 6 से 8 मिनट का नोटिस मिलता था एयर रेड का, वो अब घट के 2 से 3 मिनट हो गया, कभी कभी 1 मिनट भी हो रहा है। तो ये सब जब हो रहा है तो एक तरीके से आपको दिखाई देता है कि अमेरिका भी थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा है। उधर ट्रंप जो है बौखलाए हुए हैं, कभी किसी पे कभी किसी और पे अपना शुरू कर देते हैं बोलना। बीच में उन्होंने कहा कि हम इजराइल की वजह से हम अंदर घुस गए क्योंकि इजराइल ने अटैक कर दिया था, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं अब बिल्कुल ही बात नहीं करूंगा। फिर कहते हैं कि नहीं, ईरान वाले हमसे बात करना चाहते हैं। इस सब में जो है एक माचिस की तिली जलाई है पेशकियां के स्टेटमेंट में। और क्या आप इसको अब देखते हैं किसी तरह से अमेरिका भी शायद शांति की तरफ अपने कदम उठाए?
जी, पहले तो एक दो चीजों की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि जैसा आप हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि ईरान एक ऐसी पोजीशन पर आया है कि वो अब और भी घातक अनट्रैकेबल हाइपरसोनिक मिसाइल्स की ओर बढ़ रहा है, जिससे कि टारगेट जो है इजराइल और यूएस के बेसिस के वो और ज्यादा एक्सपोज हो गए हैं और खतरा और बढ़ गया है। अब उस कौन सी मिसाइल है, कितनी मिसाइल है, बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। लेकिन इजराइल और अमेरिका अभी चौकस हैं और वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव इतना टाइट है, सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, कुछ डैमेज इजराइल में जो हो रहा है वो बाहर नहीं निकल रहा है। कहते हैं बहुत डैमेज हो गया उनको क्योंकि वो मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है, जो नई किस्म की मिसाइलें उन पे दागी जा रही है। और करेक्ट। इसके इसके अलावा एक और चीज है, नेगेव डेजर्ट के अंदर इजराइल की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसका नाम डिमोना मिसाइल फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ कहते हैं वहां पे उसका न्यूक्लियर एसेट जो है वो है। अगर उस पे चोट करे, अभी तक करा नहीं है पर ईरान ने एक संकेत दिया है, तो ये जो है ये बड़े तगड़े रेड लाइंस हैं। और इस जो आज की तारीख में इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं उससे ज्यादा कोई एपिक फ्यूरी उनके पास जेब में कुछ है नहीं, इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं। तो ये एक एंड गेम की तरफ आ रहे हैं कि अभी इस समय देखा जाए तो किस पे मारने की ताकत अभी बची हुई है, किसने अपना ब्रह्मास्त्र छुपा के रखा है, ईरान ने, और किसने अपना सब कुछ निकाल के डाल दिया दाव में, और आगे वो जमीन पे हमला करने की क्षमता नहीं रखता ईरान के अंदर, यूएसए। तो अगर ये दो बिल्कुल चीजें सही। देखा जाए, और तीसरा अगर आप सारे इंटरसेप्टर और अपनी ये खत्म कर देंगे, यूक्रेन में आपकी जो बार्गेनिंग पावर है रशिया के अगेंस्ट हो जाती है, और चाइना तो बिल्कुल हाथ मल के खड़ा हो जाएगा कि इनके पास तो इंटरसेप्टर है ही नहीं, ताइवान तो मेरे लिए खुला है। चाहे कौशन में ये भी बोलूंगा कि ईरान में जो गुर्दा या फिर जो अंदर घुसने की ताकत अमेरिका ने दिखाई है, उसको देख के चाइना भी दो बार सोचेगा कि ताइवान में अभी तक हम सोच रहे थे कि अमेरिका आइसोलेशनिस्ट हो गया, वो इतनी दूर तक नहीं आएगा, लेकिन ट्रम्प क्या करेगा किसी को नहीं पता। और अमेरिकन फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में क्या वो हिचकिचाएगा, जो हम सोच रहे थे नोबेल पीस प्राइज, अब उसने शायद नोबेल पीस प्राइज की वो अपनी छोड़ दी है वो सपना, अब वो कुछ और में लगा हुआ है। तो ईरान, ये चाइना के लिए मौका भी है, चाइना के लिए कौशन भी है। जहां तक इसराइल का सवाल है, उसको अमेरिका की मदद और भी ज्यादा चाहिए, और वो खुश ये रहेगा कि अरब स्टेट्स अगर पिटते रहे तो वो प्रो इसराइल हो जाएंगे और उसको एक शील्ड बना रहेगा। और तीसरा अमेरिका की जो बात है, अगर वो बूट्स ग्राउंड पे नहीं डालता है, अगर वो सोचता है कि अंदर से रिवोल्ट होगा सिविलियन, जो कि वो सोच रहा था वो कुछ नहीं होने वाला, ना हुआ है। अगर वो सोचता है कि कुर्दों को वो हथियार देके, कुर्द है ही कितने, कितना बड़ा ईरान है, आप 1 लाख 2 लाख कुर्द को आप दे दोगे हथियार, तो वो कितना अंदर जा सकते हैं एक डिसऑर्गेनाइज्ड फोर्स। आईआरजीसी जो है वो इतने सालों से इसी चीज के लिए तो ट्रेनिंग कर रही थी, और आज ईरान ने दिखा दिया है कि मेरे में स्टेमिना है, मेरे में रेजिलियंस है, मेरे में मार खाने की क्षमता है। देखिए बॉक्सिंग का कोई बाउट होता है, कई बार एक बॉक्सर जो है दूसरे पे खूब ज्यादा इनिशियल पंचेस मारता है पहले 2 राउंड में, पर अगला बंदा जो है वो राउंड्स को लेने की, मार खाने की ताकत रखता है, और 5वें 6ठे राउंड में फिर वो हावी होता है अपने पंचेस से। वही अभी ईरान की हालत है कि ईरान को जितना डिस्ट्रॉय करना था आपने कर लिया, लेकिन उसके जो ब्रह्मास्त्र है, अगर वो 20 भी बचे हुए हैं, वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से ले या आपकी डिमोना जो न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर और साइट है। बाकी भी जो इसराइल को जो झटके लग रहे हैं, जो वो दिखा नहीं रहा है दुनिया को, वो बढ़ते जाएंगे। तो क्या वो उनको मंजूर है? कब तक ये दोनों चलेगा? मेरे ख्याल से अमेरिका एक ऑफ रैंप ढूंढ रहा है। वो तभी बोल रहा है कि मैं बात करूंगा किससे जिसको मैं मानूंगा, इसीलिए शायद इश्कियान से एक स्टेटमेंट भी निकलवाया है, क्योंकि होते ना होते अभी अरब स्टेट्स भी जो है वो रियलाइज कर रहे हैं कि अमेरिका का जो ये पेट्रो डॉलर बोल के सिक्योरिटी गारंटी थी, ये तो काम कर ही नहीं रही है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बोल रहा है कि यहाँ आके मेरे को कुछ कर। तो इस हालत में अमेरिका की तो नाक कटी रही है, और उसको अभी डैमेज कंट्रोल करना है, जो उसने असर्ट किया है वो करना है। और हो सके तो एक फेवरेबल रजीम चेंज तो नहीं होगी, पर इस रजीम जो चल रही थी उसी में से ऐसे एलिमेंट जो कि थोड़े मॉडरेट हैं, थोड़े प्रो यूएस है, या फिर
जो अपने ईरान के डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए कुछ देने को तैयार है, उनसे बात करेगा। वैसे भी ईरान ने तो, जैसे अगर आप ओमान की बात माने तो ईरान ने तो बोल दिया था लड़ाई के पहले कि ठीक है तुम आके, अमेरिका भी मेरे न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, मैं नहीं करूंगा। न्यूक्लियर तो उसने बिल्कुल सरेंडर कर ही दिया था, बैलिस्टिक मिसाइल पे वो अटका हुआ था। उसका बहाना लेके अमेरिका और ईरान, इजराइल ने वो लड़ाई शुरू की जो खुद कहते हैं कि पिछले साल नवंबर में हमने प्लान कर लिया था कि ये स्ट्राइक हम करेंगे और अयतुल्ला को उड़ाएंगे। तो ये एक जो कहानी शुरू हुई थी और जो एंड स्टेट अमेरिका ने सोचना था या सोचा था, एक वो बहुत बड़ा उनका भरोसा था रिवोल्ट पे ईरानियन पॉपुलेशन का अगेंस्ट दी अयतुल्ला रजीम, वो नहीं हुआ, ना ही वो हो पा रहा है। तो ऐसी हालत में एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना है इससे पहले कि सारे के सारे इंटरसेप्टर खत्म हो जाएं और ईरान तब भी मार खाता रहे, लेकिन बोले मेरे पास ब्रह्मास्त्र अभी बाकी है। जी बाकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभय। और इस सब के बीच में पाकिस्तान की भूमिका बड़ी दिलचस्प रहेगी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को या फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल मुनीर को तलब किया गया था सऊदी अरब ने कि आप आइए, हमें समझाइए कि आपने जो हमारे साथ समझौता किया है उसके तहत आप हमारे डिफेंस में आएंगे कि नहीं। वो कहता है हम आपके साथ हैं, लेकिन ईरान के साथ 900 किलोमीटर प्लस की उसकी बाउंड्री है, वहां से भी वो पिटने के आसार हो जाएंगे। उसने कुछ ट्रुप्स डेफिनेटली मूव किए हैं बलूचिस्तान और उस तरफ। पाकिस्तान के अंदर ही अंदरूनी इतनी कलह चल रही है और शिया सुन्नी की जो लड़ाई है वो और ज्यादा होती जा रही है। इस बीच इंडिया को क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए? मेरे अपने विचार में तो यही लगता है कि भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ और तेजी से बढ़ना चाहिए। अपनी मैरीटाइम एबिलिटीज, मैरीटाइम प्रोवेस बढ़ानी है, ताकि वो जो हमारे जहाज हैं पर्शियन गल्फ में उसको हम एस्कॉर्ट करके ला सकें, तेल निकाल पाए और वापस ले जाएं। क्योंकि देखिए आज कतर ने गैस बंद कर रखी है, क्यों? क्योंकि उसके पास जहाज नहीं है जिसमें वो गैस पंप आउट करेगा। जब तक ये जहाज जाके खाली होके वापस नहीं आएंगे तो गैस निकालेंगे कहां? ये हालत आपकी होने वाली है तेल के साथ भी, कि अगर तेल स्टोरेज कैपेसिटी भी तो अरब देशों की लिमिटेड है कि उनको फिर तेल के भंडार बंद कर, उनको ऑयल वेल्स बंद करने पड़ेंगे। तो इसलिए जरूरी है हिंदुस्तान को ना ही सिर्फ नेवी बढ़ाए बल्कि मर्चेंट नेवी में ऑयल टैंकर्स की संख्या बढ़ाए और अपनी तरफ ज्यादा अंदर गौर से देखे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका। इस पूरे दिलचस्प वातावरण में आपने बहुत बढ़िया दृष्टिकोण अपना रखा है, दृष्टि डाली है। भाइयों बहनों, ये थी खबरें इस हफ्ते की। इंतजार कीजिए आप अगले हफ्ते तक। तब तक जय हिंद, जय भारत।